नमस्कार। उत्तराखंड ब्यूरो में आज हमारे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह जी इस बीच उत्तराखंड के कई हिस्सों में घूम रहे हैं और फीडबैक शायद इकट्ठा कर रहे हैं। 6 महीने में करीबन उत्तराखंड में चुनाव भी है। इन्हीं सब मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं दीपांकर भट्ट, भारती सकलानी, सुनील नवप्रभात और सत्येंद्र बर्थवाल। बहुत स्वागत है आपका त्रिवेंद्र सिंह जी न्यूज़ 18 के ऑफिस में। धन्यवाद। मेरा सवाल यही है कि आप मार्च के बाद से लगातार आप टूर कर रहे हैं कुमाऊं में, गढ़वाल में। किस तरीके का फीडबैक आप ले रहे हैं लोगों से? क्या क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, कुछ तो मेरे जो भ्रमण थे वो मिलने जुलने के थे, और अभी अभी जो 5 दिन का दौरा मैं करके आया हूँ, सीमांत दर्शन इस थीम के साथ मैं गया था। और उसके पीछे राज्य में जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हमारे डेस्टिनेशन हो सकते हैं, उन स्थानों पर मैं गया था। स्वाभाविक रूप से जब क्षेत्र में जाते हैं तो कार्यकर्ताओं की फीडबैक मिलती है, पब्लिक से भी फीडबैक मिलती है। तो मैं कह सकता हूं कि पूरे राज्य में पॉलिटिकली अगर हम देखें तो उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाना चाहती है। जी, आपने अभी बात की कि आपने बीजेपी के वर्कर से भी इंटरेक्शन करा है और फीडबैक मिला है कि बीजेपी के लिए माहौल यहाँ ठीक है। ये किस आधार पर है मुख्यमंत्री जी? क्योंकि लोग तो यही सवाल कर रहे हैं, आप सीएम थे मार्च में, आपको रिप्लेस करके नया चेहरा आया, फिर उनको रिप्लेस करके तीसरा चेहरा आ गया, तो यहाँ तो बड़ा नेगेटिव फीडबैक क्या नहीं मिला? नहीं, देखिए, ये सच है कि लोगों को बार बार जो परिवर्तन हुए हैं उसको उस पर लोगों को थोड़ा सा ये लगा कि भाई आवश्यकता किस बात की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब राज्य का हित बड़ा होता है, जनता का हित एक बड़ी चीज़ होती है, तो ये जो इशू है ये थोड़ा छोटा हो जाता है, गौण सा हो जाता है। और इसलिए जनहित सर्वोपरि है। उसी दृष्टि से हमने लोगों को बताया है कि भाई ये निर्णय जो भी हुए हैं जनता के हित में हुए हैं, और इसके लिए इसको स्वीकार करना। एक तरह से जनता ने के मन में जो एक बात थी, एक सवाल था, मैं समझता हूँ कि वो सवाल अब गौण हो गया है। बट सर, एक सवाल तब भी रहा, जो जिस दिन आपने इस्तीफा दिया तब भी हम लोगों ने आपसे पूछा था, आज भी वो सवाल है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को जब सब कुछ ठीक था तो क्यों छोड़ना पड़ा? ये इस बात का जवाब आपको मिल पाया कि क्यों मुझे पद छोड़ना पड़ा या मुझे हटाया गया? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पार्टी ने नए युवा ऊर्जावान चेहरों को जगह दी है। तीरथ सिंह जी भी हों, वो भी युवा थे, छोटे थे, आज धामी हैं और युवा हैं। तो मैं समझता हूँ कि युवा ऊर्जा आज भारतीय जनता पार्टी को मिली है, सरकार को मिली है, तो युवा ऊर्जा और अच्छे तरीके से काम करेगी। आपने उस दरमियान, आपको याद होगा कि एक कार्यक्रम में आप शामिल हुए थे और उस टाइम आपने अभिमन्यु का जिक्र किया था कि अभिमन्यु का चक्रव्यूह जैसा होता है। क्या पता चल पाया या आज भी आप अपने उसी बयान पर कायम हैं? देखिए, उस बयान की पृष्ठभूमि समझनी होगी कि मैंने वो बयान कहाँ पर दिया, उस समय वहाँ का वातावरण क्या था, ये सब समझना होगा। कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश भी था, और मैं कहूँ कि गम का माहौल था। मैं स्वयं उस प्रोग्राम में 1-1.5 घंटा लेट पहुंचा था। इसलिए पहुंचा था लेट कि मुझे ये पता चला कि वहाँ पर कार्यकर्ता काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, और मैं इस प्रोग्राम में लेट करते हुए मैंने कहा कि भाई जब मैं आऊँ तो मेरे सामने किसी के भाषण नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं वहाँ गया, और क्योंकि एक वक्ता को मुझसे पहले बोलना था, और वो बहुत इमोशनल हो गए, और स्वाभाविक मैं भी इमोशनल हुआ। जब मेरे क्षेत्र के कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे कंधे पर चढ़ा कर यहाँ तक पहुँचाया है, वो इमोशनल हुए, तो मैं भी इमोशनल हुआ। तो मैंने उनको कहा कि भाई गम से बाहर निकलो, इस तकलीफ से बाहर निकलो, कोई बात नहीं। और इसलिए उस बयान को केवल उसी परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वो ऐसे मौके ओकेजन पर था जो होली मिलन के नाम पर था, और जब खुशी का, रंगों का त्यौहार है, और वहाँ पर अगर वातावरण इमोशनल होता है तो थोड़ा कार्यकर्ताओं को उसे बाहर निकालने के लिए कुछ बातें कहनी होती। सर, फ्यूचर प्लान क्या है? चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सेंटर पॉलिटिक्स में जाएंगे या स्टेट में बने रहेंगे? तो देखो, न मैं अपनी मर्जी से राजनीति में गया, और राजनीति में भेजा गया तो न मैं अपनी मर्जी से विधानसभा चुनाव लड़ा, न मैंने कभी मंत्री बनने को कहा, न कभी मुख्यमंत्री को बनने को कहा। पार्टी ने जो निर्णय किया मैंने उसको स्वीकार किया। पार्टी मेरे बारे में जो निर्णय लेगी उसको स्वीकार करेंगे।
सर, चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में जाएंगे या कौन कौन सीटों पे, किन किन सीटों पे आप जाएंगे, या कुछ अपने जो लोग हैं उन्हीं की सीटों पे जाएंगे या सभी सीटों पे जाएंगे? नहीं, जिनके पास कमल का फूल है सब जगह जाऊंगा, पूरे राज्य में? जी। सर, हरीश रावत सरकार में ढेंचा बीज घोटाले की बात उठी थी। हरक सिंह रावत जी हमारे इसी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं उस समय त्रिवेंद्र रावत जी की मदद नहीं करता तो शायद वो सीएम बनने की राह में भी उनके रोड़े खड़े हो जाते। अब हरक सिंह कुछ भी बोलते उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हरीश रावत 1-1.5 महीने तक जब तक वो दिल्ली ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहे, वो सिरहाने को उस फाइल को अपने सिरहाने के नीचे दबा के रखे, और मैंने कहा कि उस फाइल की बड़ी बड़ी फोटो स्टेट करके सचिवालय के चारों तरफ चिपका दीजिए। जनता फैसला कर लेगी कि उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है। और हरक सिंह रावत इस तरह की बात करते हैं तो उनकी आदत है बोलने की। सर, एक सवाल ये कि जब तक बीजेपी जब उत्तराखंड में रही तो एक निशंक गुट, खंडूरी गुट, कोश्यारी गुट, अब वो लोग लगभग खंडूरी कोश्यारी जी लगभग राजनीति से बाहर हो चुके हैं, लेकिन आप त्रिवेंद्र रावत का गुट, या आपको लगता है बीजेपी अभी गुट की राजनीति पे चल रही है या अब गुट की राजनीति बीजेपी में खत्म हो चुकी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति गुटनिरपेक्ष है। हम सब लोग एक ध्येय के लिए काम करते हैं, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। वो सब क्लियर है कि हमको क्या काम करना है, सबकी दिशा एक है। कभी कभी हल्की सी कोई मन मुटाव होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अलग हो गए हैं, दूसरा अलग हो गया है। राही हम सब एक ही पथ के हैं। सर, देवस्थानम बोर्ड आपने बनाया था, लेकिन सर अभी बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। देवस्थानम बोर्ड इशू समाप्त हो चुका था अगर आप देखें तो, और देवस्थानम बोर्ड मैं आज भी कहता हूं कि ये दुनिया के 125 करोड़ हिंदुओं की सुविधा की दृष्टि से बनाया गया था। आप देश में देखिए, जहाँ जहाँ भी बोर्ड बने हैं, ट्रस्ट बने हैं, उत्तराखंड में जाइए, आप ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। जागेश्वर धाम ट्रस्ट बनाया, वहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से बनाया, जिलाधिकारी को उसका अध्यक्ष बनाया। आप वहाँ पर देख लीजिए कितना बड़ा चेंज है। लेकिन सर इसमें सवाल ये है कि आपका इंटेंशन ठीक था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि बैठे बैठाए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया? आपसे पहले के आपके बाद जो मुख्यमंत्री आए तीरथ सिंह रावत, उन्होंने कहा कि मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ। अभी धामी जी हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी उसमें बैठा रखी है। जब किसी के अधिकार नहीं छीने जा रहे तो विरोध हो कौन रहा? ऐसा है कि कई बार सुधार करने के लिए कुछ गालियां भी झेलनी पड़ती हैं, कुछ बुराइयां भी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर हम कोई सुधार करना चाहते हैं और हमको ये पता है कि इससे राज्य का भला होने वाला है, इससे जो हमारे धार्मिक स्थान हैं उनका जो आभा मंडल है वो बढ़ सकता है, तो हमको करना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल जहर है ये सारे इशू से जो निकल रहा है, वो कहीं ना कहीं आप उसमें विलन बन गए? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा मैं विलेन बन गया, लेकिन विलेन बनने अगर बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे उद्देश्य के लिए अगर बनते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। मैंने कहा कि हमारी दिशा, हमारी सोच, हमारा उद्देश्य ये क्या है, अगर हम क्लियर हैं उसको लेकर के तो विरोध हो रहा है। आज किसान आंदोलन का विरोध हो रहा है। जब वैष्णो माता ट्रस्ट बना था क्या विरोध नहीं हुआ था? आज सब जाते हैं, यही लोग जाते हैं। जब हमने यहाँ से टीम भेजी वहाँ पर कि जाओ भाई देख के आओ जरा, साईं बाबा का अध्ययन किया गया, तिरुपति बालाजी का अध्ययन किया गया, सोमनाथ जी का अध्ययन किया गया। सबने कहा साहब बहुत अच्छा है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हम व्यवस्था तो वैष्णो देवी जैसा चाहते हैं, लेकिन वैष्णो देवी जैसा सिस्टम नहीं बनाना चाहते। अगर हम वैष्णो देवी जैसी व्यवस्था चाहते हैं तो हमको वैसा सिस्टम भी बनाना पड़ेगा। अगर सिस्टम नहीं बनाएंगे तो फिर 2013 जैसी घटनाएं होती रहेंगी। सर, क्या आपको कहीं ये लगता है कि इसमें कुछ चूक हुई है कि सभी लोगों से राय मशवरा नहीं किया गया, पार्टी के अंदर भी मतभेद इस मुद्दे पर रहे? पार्टी के अंदर जिन लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं उन लोगों ने इसका इनके सामने रखा गया था। अगर उनको कोई आपत्ति थी तो उसे मैं कहना चाहिए था। सर, गैरसैंण आपने समर कैपिटल बनाई, जो आपका रोड मैप था फ्यूचर का, हम देख रहे हैं कि वो लगभग ठप सा पड़ा हुआ है। नहीं, देखिए, गैरसैंण के लिए जो भी औपचारिकताएं थी वो पूर्ण हो गई है, उसका अध्यादेश हो गया है। आज वो रिकॉर्ड में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है।
अब ठीक है, अब नए मुख्यमंत्री आए हैं तो मुझे भी उसको निर्णय लेने में समय लगा। अब नए मुख्यमंत्री आए हैं, अभी निर्णय जो आगे जो काम बढ़ाना है उस पर हमको, वहाँ पर हमको कुछ ज़मीनें थी जो हम चाहते थे कि हम उसको राजधानी क्षेत्र के लिए उसको हम लें। वहाँ पर उन लोगों से बातचीत भी हो रही है, काफ़ी लैंड वहाँ पर उपलब्ध है जहाँ पर हम राजधानी के दृष्टि उसको विकसित कर सकते हैं। तो आगे चल कर के काम करेंगे। मुझको भी 4 साल लगा, 3-3.5 साल लगा, तो कुछ निर्णय हुए हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे, अपने मुख्यमंत्री बढ़ाएंगे। बस उसमें एक आरोप आप पे लगातार जो लगता रहा वो ये कि आपने ज़मीनों का जो डिनोटिफिकेशन किया, आपने कहीं भू माफियाओं को संरक्षण दिया और भू माफिया उत्तराखंड में एक्टिव हुआ। और अब जो जोर पकड़ रही बात कि भू कानून होना चाहिए, उसमें ये बात कही जा रही है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया वो गलत था, अब उसे कांग्रेस या हरीश रावत या कोई भी अदर सीएम आएगा वो सही करेगा। इस पर आप क्या कह रहे हैं? इसके बारे में आप अपनी आईडी लेकर के और गैरसैंण में जाइए और गैरसैंण वालों से पूछिए कि वहाँ पर जो कुछ किया गया, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, जो वहाँ पर एक सोल्जर हैं जिनके घर बने हुए हैं, उनसे जाकर पूछिए कि ये सही है या गलत है। जनता जवाब दे देगी। एक बात यह है कि इस बीच सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है भू कानून को लेके। उत्तराखंड में भी समय समय पर जो सरकारें रही उन्होंने कुछ ना कुछ किया है। आप मुख्यमंत्री रहे, एक हरीश रावत हमारे इसी कार्यक्रम में यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो उसको नोटिफाई कर दिया था गैरसैंण में कोई ज़मीन की खरीद फरोख्त ना हो। डी नोटिफाई किया वहाँ त्रिवेंद्र सिंह जी ने, उन्होंने खुद भी ज़मीन खरीदी, बाकी लोगों ने भी खरीदी। तो उनका ये आरोप था कि भाई कहीं ना कहीं ये पूरा जो आज ये इशू उठ रहा है लैंड का, उसमें आपका लचर रुख रहा है। गैरसैंण में अगर कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता तो आप क्या डेवलपमेंट की परिकल्पना कर सकते हैं? हम क्या पहाड़ के लोगों को बेरोजगार रहना देना चाहते हैं या इसी तरह से उनको पलायन करने देना चाहते हैं? पहाड़ में क्या हम रोज़गार नहीं चाहते हैं? और रोज़गार चाहते हैं तो क्या उद्योग हमारे, होटल्स हमारे, पर्यटन स्थल हमारे हवा में विकसित होंगे? लेकिन सर एक खतरा तो बना रहेगा, जो आप लोगों ने सिडकुल खोले, ग्रोथ सेंटर खोले, आज भी 165 इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं सिडकुल में, ग्रोथ सेंटर में, लेकिन वो ज़मीन पे आज भी काबिज हैं। भाई मुझे बताइए उसका इससे क्या संबंध है? दुकानें खोलते हैं लोग, बंद हो जाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, उसमें बंद हो जाते हैं, ये चलता रहेगा ये खेल तो। लेकिन क्या हम संभावनाएं बंद कर दें? संभावनाएं बंद नहीं होनी चाहिए, संभावनाएं बनी रहनी चाहिए। तो सर इसमें एक सवाल ये भी होता है कि जो दूसरे समुदाय की बात है, एक विशेष समुदाय की जो बात आती है कि वो पहाड़ों को इंक्रोच कर रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं पहाड़ों में दखल बढ़ रहा है और वो उत्तराखंडियत के लिए एक बड़ा खतरा कम से कम पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बनने का। तो हरीश रावत जी कह दें कि इस समाज को उत्तराखंड में नहीं घुसने देना चाहिए, इनको पहाड़ों में नहीं जाने देना चाहिए, कह दें हरीश रावत जी। हम उनके समर्थन में दोनों हाथ खड़े होकर उनके समर्थन में खड़े हो जाएंगे, घंटा घर पे समर्थन करेंगे झंडा लेकर के। अच्छा सर एक सवाल आपकी पॉलिटिक्स को लेके, आपके अभी 60s के नज़दीक आप पहुंचे हैं, अब आगे जो राजनीति है वो एक्टिव गवर्नमेंट में रहने का मन है या इस संगठन की सेवा करने का मन है? क्योंकि आप खुद सत्ता में रह चुके, तो सत्ता हर नेता की एक चाहत रहती है सर। नहीं, सबक रहती है, ठीक बात है, लेकिन उस चाहत पे नियंत्रण होना चाहिए। हम एक टांग कब्र में गई हुई है और तब भी हम क्लप लगा हुआ कुर्ता पहनकर हम कहें कि चलो भाई हम चुनाव लड़ेंगे, ये नहीं होना चाहिए। सर आपके कार्यकाल में, आपके कार्यकाल से लेकर अभी तक कर्मकार कल्याण बोर्ड जिसका 300-400 करोड़ का बजट हो, आज भी वो विवाद सुलझ नहीं पाया, जो श्रमिकों को लाभ मिलना था उसके चक्कर में पूरा लिंगर होने। इसमें बोल्ड निर्णय लेने की जरूरत है। जिस